everyone and welcome back to Mind Review. I am साक्षी कौशिक। तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा सॉरी कि थोड़ा गैप हो गया था वीडियोस में ड्यू टू सम रीजंस। एंड ये पैंडमिक का टाइम है जिसमें हम सबके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। कभी कभी हमें काम करने का मन नहीं करता, कभी कभी वर्कलोड इतना होता है कि हम कुछ चीज़ों के लिए समय नहीं निकाल पाते। आई एम श्योर आप सब ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। सो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक मैं वापस आ चुकी हूँ वीडियोस लेके, एजुकेशनल वीडियोस। हमने शुरू किया था स्टैटिस्टिक्स पढ़ना। तो आपको याद होगा स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स और काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कतराते हैं, इंक्लूडिंग मी। लेकिन जब आप अपने जिन चीज़ों से आपको डर लगता हो, जो सब्जेक्ट्स आपको सबसे ज़्यादा टफ लगते हों, उन्हीं सब्जेक्ट्स को सबसे पहले पढ़ना शुरू कर दो और अच्छे से डीपली पढ़ना शुरू कर दो, तो ट्रस्ट मी वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाते हैं और आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो मेरा जो सबसे टफ सब्जेक्ट था वो आज मैंने कंप्लीट कर लिया, राइट। तो लास्ट टाइम स्टैटिस्टिक्स पे जो फर्स्ट वीडियो डाली गई थी इस चैनल पे, वो डाली थी अबाउट एन इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसमें सारी बेसिक चीज़ें कवर हुई थी। थोड़ी लंबी थी वो वीडियो, ये वाली वीडियो भी हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, बट जब हमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझने हो, बेसिक चीज़ें भी समझनी हो, तो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है, राइट। इसको मैं बहुत जल्दी 30 सेकेंड या जस्ट 15 मिनट्स में मैं कंप्लीट नहीं कर सकती, बिकॉज दिस इज़ अबाउट कॉन्सेप्ट्स जिसको समझने के लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। ये कोई इंस्टाग्राम की रील्स नहीं है कि आपने 30 सेकेंड्स का विजुअल, ऑडियो, म्यूज़िक सब एक साथ सुन लिया एंड यू आर डन। दिस इज़ अ फुल सॉर्ट ऑफ अ लेक्चर दैट यू आर गोइंग टू हियर नाउ, जो कि आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम इस पर लगाना पड़ेगा, थोड़ा अपना टाइम स्पैन जो है पढ़ाई करने के समय को भी बढ़ाना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ऑफ योर टाइम शुरू करते हैं सेकेंड वीडियो से, जो कि बेस्ड होगी स्टैटिस्टिक्स पे। अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी देख लें, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो और भी ज़्यादा क्लियर रहें। और उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। So in today's video, we are going to study about describing data using distributions and graphs. ठीक है, अब हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी रिसर्च पर्पस के लिए या सर्वे पर्पस के लिए, जो हमारे पास डेटा आ जाता है, उस डेटा को हमें डिस्क्राइब भी करना होता है, राइट। सो हाउ कैन वी डिस्क्राइब डेटा यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स एंड ग्राफ्स, ठीक है। वो चीज़ हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी कॉपी और पेन आपके हाथ में होगा आई बिलीव, ताकि आप अपने नोट्स बनाते रहें। वैसे इस वीडियो के एंड में एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। सो राइट, फर्स्ट थिंग इज ग्राफिंग द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं आई थिंक आपको पता होगा, बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने ये बहुत ही अच्छे डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर ऑल दोज वेरिएबल्स विच कैन नॉट बी काउंटेड लाइक नंबर्स, ठीक है। वो क्वालिटेटिव होते हैं, उनमें नंबर्स नहीं होते। सो जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होती हैं उनको हम कैसे ग्राफ कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी टेबल्स। जो पहला स्टेप होता है या पहली चीज़ होती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो टू ग्राफ दीज क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, दैट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी टेबल्स। नाउ फ्रीक्वेंसी टेबल्स इज समथिंग दैट यू ऑल मस्ट हैव स्टडीड पहले भी, राइट। स्कूल में आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा हो इसके बारे में, बट स्टिल हम थोड़ा डीप में जाएंगे विदाउट अज्यूमिंग कि आपको इसके बारे में कुछ भी पता है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी टेबल एक्सप्लेन करने के लिए आई विल बिगिन विद एन एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि थ्रू आउट द वीडियो ये एग्जाम्पल को रेफरेंस लेकर हम चीज़ें समझेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है कि ये रियल एग्जाम्पल है, और राइट 1998 का जो ईयर था उसमें जो एप्पल कंपनी है, वी ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट द फेमस एप्पल कंपनी, राइट। तो 1998 का जो समय था उसमें जो एप्पल कंपनी है उसने एक न्यू टाइप ऑफ कंप्यूटर्स लॉन्च किए थे जिसको उन्होंने नाम दिया था iMac कंप्यूटर, ठीक है। iMac कंप्यूटर जो है वो लॉन्च किए थे एप्पल ने 1998 में, और इस iMac कंप्यूटर को लॉन्च करने से पहले उनके ऑलरेडी कुछ कंप्यूटर्स मार्केट में थे, और उन कंप्यूटर्स का नाम था मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स, राइट।
तो हुआ क्या था कि जब एप्पल ने अपने न्यू iMac कंप्यूटर्स लॉन्च किए, सो दे वांटेड टू नो अबाउट द डेटा, ठीक है, उनको जानना था कि ये जो iMac कंप्यूटर्स हमने लॉन्च किए हैं ये मार्केट में कैसे चल रहे हैं। इज़ इट कि ये जो iMac कंप्यूटर्स हमने लॉन्च किए हैं वो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर iMac कंप्यूटर्स को लेने वही कस्टमर्स आ रहे हैं जिनके पास पहले मैकिन्टॉनिश कंप्यूटर था, या फिर iMac जो हमने कंप्यूटर लॉन्च किया है उसको लेने ऐसे कस्टमर्स आ रहे हैं जो पहले विंडोज़ यूज़ करते थे और अब वो एप्पल में स्विच कर रहे हैं और ऑल टुगेदर पहली बार जो है कंप्यूटर्स ले रहे हैं, ठीक है, जिनके पास पहले कंप्यूटर था ही नहीं और लाइफ में फर्स्ट टाइम वो कंप्यूटर ले रहे हैं। सो दे वांटेड टू नो अबाउट दिस डेटा, दे वांटेड टू नो अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट विद आवर कंप्यूटर्स ऑफ iMac जो हमने अभी अभी लॉन्च किया है, कैसा ऑडियंस बेस है जो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं इनको लेने को आ रहा है। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया, दे इंटरव्यूड 500 iMac कस्टमर्स। तो उनके iMac जो कंप्यूटर्स थे वो तो हर दिन सेल आउट हो ही रहे थे, राइट। तो 500 iMac कंज्यूमर्स को उन्होंने इंटरव्यू किया, ऑफ कोर्स विद देयर कंसेंट, ठीक है, और उन्होंने अपना डेटा जो है वो कलेक्ट कर लिया, है ना। पर ये जो 500 iMac कस्टमर्स थे जिन्होंने ये iMac का नया कंप्यूटर लिया था, उसमें से जो डेटा उनके पास निकल के आया वो कुछ ऐसा था जो इस फ्रीक्वेंसी टेबल में प्रेजेंट है। नाउ हाउ कैन वी डिस्क्राइब दिस फ्रीक्वेंसी टेबल। अब पूरा एग्जाम्पल आपने सुन लिया है तो पूरी जो चीज़ है वो आपके दिमाग में है अब, है ना। अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल के इमेज पे आ जाओ फटाफट इसको देखने। तो प्रीवियस ओनरशिप नन, दैट मीन्स ऐसे लोग जिन्होंने पहले कभी कंप्यूटर लिया ही नहीं था, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजिंग देयर iMac कंप्यूटर वॉज 85। फिर आते हैं विंडोज़ पे, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने पहले विंडोज़ का कंप्यूटर लिया था और एप्पल कंपनी का कंप्यूटर नहीं लिया था, ऐसे लोग iMac कंप्यूटर लेने वाले की फ्रीक्वेंसी में आ गए थे 60। देन मैकिन्टॉनिश ओनर्स, दैट मीन्स जिन्होंने पहले भी एप्पल के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया था और अब फिर से वो iMac एक नया प्रोडक्ट लेने को आए, उनका फ्रीक्वेंसी वॉज 355। सो यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस टेबल कि जो प्रीवियस मैकिन्टॉनिश कंप्यूटर के ओनर्स थे वो सबसे ज़्यादा थे इन बाइंग द न्यू iMac कंप्यूटर्स इन कंपैरिजन टू जो प्रीवियस विंडोज़ के ओनर्स थे वो सबसे कम थे इन देयर ऑडियंस बेस जो iMac कंप्यूटर्स लेने आए थे। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। अब जो इंटरव्यू किया गया था फॉर द 500 iMac कस्टमर्स, ये जानने के लिए कि उनका बैकग्राउंड क्या था, क्या उनके पास पहले कभी कंप्यूटर था, क्या वो एप्पल के कभी कस्टमर रहे हैं, क्या उनके पास विंडोज़ का कभी कंप्यूटर था, ऑल ऑफ दैट इंटरव्यू वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। वो सब एक क्वालिटेटिव डेटा था क्योंकि वो वर्ड्स थे, वो कोई नंबर नहीं आ रहे थे हमारे पास। बट फ्रीक्वेंसी टेबल को यूज़ करके वी हैव ग्राफ्ड दीज क्वालिटेटिव डेटा इनटू अ क्वांटिटेटिव थिंग और हमने उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करने की कोशिश की है, ठीक है। ये हो गई है आपकी फ्रीक्वेंसी। और टोटल लोग कितने थे जिनको जो है हमने इंटरव्यू किया था, देयर वर 500 पीपल, राइट। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नाउ? As you can see over here, relative frequency, the proportion of responses in each category divided by the total responses. तो relative, जब भी हम कोई चीज़ के आगे relative लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि हम comparison करने लग गए, right? तो relative frequency हो जाता है कि जितनी भी frequency है हर एक category में, अगर उसको मैं total number of responses of that category से divide कर दूँ तो मुझे उस पर्टिकुलर चीज़ की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो जैसे जो प्रीवियसली विंडोज़ ओनर थे उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाय टोटल जो है 500 विच विल गिव मी 0.12, ठीक है। जिनके पास मैकिन्टॉनिश वाला कंप्यूटर था पहले, उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 355 डिवाइडेड बाय द टोटल रिस्पॉन्सेज 500 जो मुझे दे देगा 0.71, ठीक है। अगर मुझे पूरी की पूरी पॉपुलेशन की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इट वुड बी 500 डिवाइडेड बाय 500 विच विल गिव मी अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। तो ये थी बात
फ्रीक्वेंसी टेबल्स को यूज़ करने की सो एज टू ग्राफ द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होती जा रही है। कहीं भी अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि मुझे डाउट आया है या ये चीज़ अच्छे से समझ नहीं आई है तो नीचे कमेंट उसको कर दीजिएगा। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई अगर हो सके तो, नहीं तो उसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए एक और वीडियो आई विल क्रिएट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट thing that we can use for graphing the qualitative variables is the pie charts। ठीक है, अब हम pie charts काफ़ी familiar होंगे आप लोग pie chart word से। पाई चार्ट में क्या होता है कि हर एक कैटेगरी को एक स्लाइस ऑफ पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाट वी डू इज दैट एवरी कैटेगरी, यहाँ पे थी ना हमारे पास कैटेगरीज, देखो फ्रीक्वेंसी टेबल में व्हाट वर दीज, नन, विंडोज ओनर, मैकिन्टॉनिश ओनर्स, ऑल ऑफ दीज वर कैटेगरीज। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में तो हमने इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल इन सबको रिप्रेजेंट किया, बट इन केस ऑफ पाई चार्ट्स हर एक कैटेगरी को एक स्लाइस ऑफ पाई के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस पाई दैट इज फॉर द मैकिन्टॉनिश ओनर्स, ये जो ब्लू कलर का है और 71% का जो यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है, ये पाई सबसे ज़्यादा बड़ा है। वाई? बिकॉज मैकिन्टॉनिश ओनर्स जो थे वो सबसे ज़्यादा थे इन द कस्टमर्स हु परचेज्ड iMac कंप्यूटर। ठीक है, फिर उसके बाद जो नन थे उसका थोड़ा रिलेटिवली छोटा है 17%, विंडोज ओनर का थोड़ा और छोटा हो गया 12%। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द डेटा विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट्स, कि हर एक कैटेगरी को हम पाई की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट नाउ इसमें जो हमारा एरिया ऑफ पाई है, कितना एरिया एक स्लाइस ने लिया हुआ है, the area of pie slice is proportional to the percentage of responses in the category, कि कितने परसेंटेज रिस्पॉन्स आए थे इस कैटेगरी में। जैसे मैकिन्टॉनिश ओनर्स के कैटेगरी में 71% रिस्पॉन्सेज आए, तो इसीलिए इसका एरिया रिलेटिवली बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू विंडोज़ वाला एरिया जिसमें सिर्फ 12% रिस्पॉन्स आया। ठीक है, तो जो कि हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात की थी पिछले वाले स्लाइड में, यहाँ पे देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या था कि प्रोपोर्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर। अब इसी चीज़ को, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पाई स्लाइस का एरिया जो है वो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पाई स्लाइस का एरिया। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पाई स्लाइस का एरिया मिल जाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि यूजफुलनेस। व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ दीज पाई चार्ट्स? व्हाई शुड आई यूज पाई चार्ट्स, है ना? सो दे आर यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो सपोज जैसे ये जो 500 iMac कस्टमर्स का इंटरव्यू लिया गया, ये एक स्मॉल नंबर थी, कैटेगरी स्मॉल थी, है ना, ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं था। बट यही चीज़ अगर 50,000 कस्टमर्स का इंटरव्यू लिया जाता देन द डेटा वुड हैव बीन ह्यूज, एंड इन दैट केस वी कुडंट यूज पाई चार्ट्स। तो पाई चार्ट्स जब काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं व्हेन वी नीड टू डिस्प्ले द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, और कैटेगरीज भी इसमें जो है स्मॉल थी। जैसे सिर्फ हमारे पास 3 कैटेगरीज थी, मैकिन्टॉनिश ओनर, नन और विंडोज, ओनली 3 कैटेगरीज। अगर इसको मैंने और भी ज़्यादा डिवाइड कर दिया होता कि कितने फीमेल्स थे, ठीक है, या फिर कितने फीमेल्स थे इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 24, राइट, और मैंने और भी ज़्यादा डिविजन्स कर दिया होता दैट व्हाट वर द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स ऑफ द पीपल हु वर बाइंग माई iMac कंप्यूटर्स, तो और भी ज़्यादा कैटेगरीज बढ़ती जाती। राइट, सो नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन यूज़। अच्छा, अभी तक हमने पाई चार्ट कर लिया है और हमने कर लिया है आपका फ्रीक्वेंसी टेबल्स। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं दैट कैन बी ऑल्सो यूज टू ग्राफ द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर द बार चार्ट्स। बार चार्ट्स या बार ग्राफ्स दोनों आप बोल सकते हो ना। व्हाट इज इट? इट इज़ द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वाई एक्सिस होती है। तो ये वाली जो स्टैंडिंग लाइन है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो नीचे हमारी स्लीपिंग सी लाइन है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। राइट, सो दिस इज अबाउट हाउ इट लुक्स। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ा अभी बाकी है। बार चार्ट्स की एक जो खास बात होती है, समथिंग स्पेशल दैट डिस्टिंग्विशेस देम इज कि ये जो डिफरेंट बार्स आप देख रहे हो, है ना, नन के, विंडोज़ के, मैकिन्टॉनिश ओनर्स के जो डिफरेंट बार्स हैं, ये आपस में टच नहीं कर रहे। दे हैव अ
सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है अच्छा खासा। तो बार्स जो हैं बार चार्ट में वो टच नहीं करते आपस में। और बार चार्ट्स या बार ग्राफ्स हमें क्यों यूज़ करने चाहिए? बिकॉज दे आर वेरी गुड फॉर इलस्ट्रेटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन टू डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर मेरे पास दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और उनके बीच में मुझे डिफरेंसेस दिखाने हैं कि भाई देखो 1998 में मेरा कंज्यूमर बेस ऐसा था और ईयर 2000 में मेरा कंज्यूमर बेस ऐसा है, और मुझे उन दोनों में डिफरेंस दिखाने हैं, देन बार चार्ट्स वुड बी एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर डूइंग सो। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, चलिए क्वालिटेटिव वेरिएबल्स यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं। वी स्टडीड 3 ways विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन ग्राफ द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। हमने बार चार्ट्स के बारे में पढ़ा, पाई चार्ट्स के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा था हमारे फ्रीक्वेंसी टेबल्स के बारे में, राइट। तो ध्यान से फिर से इस चीज़ को देख लो, अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि क्या क्या है। फ्रीक्वेंसी टेबल्स है, पाई चार्ट्स हैं, बार चार्ट्स हैं, राइट, एंड दिस इज हाउ दे लुक इन रिप्रेजेंटेशन। Now we will come to the graphing of quantitative variables. Quantitative variables क्या होते हैं? Which have a quantity which can be measured in numbers. वो होते हैं quantitative variables. तो इसको ग्राफ करने के लिए भी काफ़ी सारे ways हैं. We are going to study some of them today. The first one is stem and leaf display. ठीक है, आई होप आपने ट्रैक लूज नहीं किया है, सोशल मीडिया का कोई ऐप चलाने नहीं लग गए हो बीच में, ठीक है। प्लीज़ फोकस ऑन द वीडियो। आई नो ये वीडियो बड़ा है, पढ़ाई करते हुए थोड़ा मोटिवेशन लो हो जाता है, बट आई एम गिविंग माई 100% टू गिव यू द क्वालिटी कॉन्टेंट, एंड आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग इन रिटर्न फ्रॉम यू, दैट इज़ कोशिश करो अपनी अटेंशन देने की, और प्लीज़ इस चीज़ को समझो, एजुकेशन गेन करो, इट विल रियली हेल्प यू, राइट। कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले कब यूजफुल होता है? जब हमारा जो डेटा है वो बहुत छोटा सा हो, राइट। इफ़ आर डेटा वुड बी वेरी ह्यूज, देन स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले वुड बी अ टीडियस टास्क टू डू, बहुत मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ को करने के लिए। और स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले जो है वो सिर्फ होल डिजिट्स पोर्ट्रे कर सकता है, ठीक है। होल डिजिट्स मतलब जो कंप्लीट हो अपने आप में, जैसे कि 1 0 2 3 4 5, ये सारे डिजिट्स क्या होते हैं? दीज आर होल डिजिट्स। बट अगर हमारे पास कोई डेसिमल्स आ जाता है, बाय चांस हमारा डेटा डेसिमल्स में, जैसे 1.3, तो हमें उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ की भी आई होप आपको वो चीज़ें ट्रिक पता ही होती है कि जैसे 1.3 है, दैट इज समथिंग लेस देन 5 आफ्टर द डेसिमल, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 1 पे, है ना। बट अगर मेरे पास 1.5 होगा एज अ डेटा, या समथिंग ग्रेटर देन 5 आफ्टर द डेसिमल, तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा सीधा सीधा 2 पे। तो जब भी आपके पास डेसिमल्स प्रेजेंट हो डेटा में, तो मेक श्योर यू डू द राउंडिंग ऑफ बिफोर अप्लाइंग स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले वाला ग्राफिंग मेथड। और अगर आपके पास होल डिजिट्स हैं डेटा में, देन तो इट इज बल्ले बल्ले, राइट, बिकॉज ओनली होल डिजिट्स आर यूज्ड इन स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, ठीक है ना। चलो अब इसकी एक एग्जाम्पल देखेंगे, छोटी सी। बातें तो हवा में बड़ी कर ली कि भाई स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले ऐसा होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आप उसमें यूज़ कर सकते हो, उसको ग्राफ कर सकते हो, बट होता कैसा है? तो एग्जाम्पल में हमने ये डेटा लिया है, आपकी स्क्रीन पे एक डेटा प्रेजेंट है ना, बहुत सारे आप नंबर्स देख रहे हो, तो ये मेरे पास डेटा है, कुछ जो मैंने सर्वे किया था उसका एक डेटा है फॉर एग्जाम्पल, है ना। और आप ये भी देख सकती हो कि द डेटा दैट आई हैव अरेंज्ड दिस डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, है ना। तो जब भी आपके पास डेटा आए तो मेक श्योर आप उस डेटा को ऑर्डर में अरेंज करो, चाहे वो ऑर्डर असेंडिंग हो, ठीक है, यानी कि छोटे से बड़ा, या फिर वो ऑर्डर डिसेंडिंग हो, यानी कि बड़े से छोटा। मैंने चूज़ किया है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का, राइट। सो ऑलवेज अरेंज योर डेटा बिफोर अप्लाइंग द स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। अब स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले इस डेटा का कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज हाउ द स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले ऑफ दिस डेटा विल लुक लाइक, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज दिस? कैसे आ गया ये सारा डेटा इस पिक्चर के जरिए? ना एज यू विल सी दिस डेटा, इस डेटा में काफ़ी सारे नंबर्स हैं जो अपने 30s में हैं, जो अपने 20s में हैं, और 10s वाले नंबर भी हैं, ठीक है, और सिंपल 6 जितना छोटा सा नंबर भी है, यहाँ पे आगे एक 9 भी आएगा, ठीक है। सिंपल 6 जितना और 9 जितना एक छोटा होल नंबर भी है ना। सो वी हैव नंबर्स इन द 30s, तो 30s के जितने भी नंबर है उसका हम 3 उठा लेंगे, और इस 3 को मैंने यहाँ पे डाल दिया।
द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर आर विच आर इन द 20s। तो इस 20s के जितने भी नंबर्स हैं उनका हम 2 उठा के इस 3 के नीचे डाल देंगे। सिमिलरली जो नंबर्स अपने 10s में हैं तो उसका 1 लेके हम डाल देंगे यहाँ पे, और जो नंबर्स अपने सिंपल 6 और 9 पे हैं उनका हम डाल देंगे नीचे, राइट। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे सपोजिंगली यहाँ पे तो सिर्फ लिमिट है कि 32 तक है, बाय चांस यहाँ पे एक और नंबर मैं डाल दूँ कि 42 भी भाई एक नंबर है, तो वेयर विल दिस 4 गो? 42 का 4 कहाँ जाएगा? 3 के ऊपर वो 4 आ जाएगा, राइट। पर चलो अभी हमारे पास जो डेटा है उसी पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब हमने 3 2 1 0 ऐसे करके तो इन डेटास को अरेंज कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन नंबर्स के आगे एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी HCF या LCM निकाला होगा, LCM है ना, LCM हम ऐसे करके निकालते हैं, लाइंस खींचते जाते हैं और यहाँ पे कुछ नंबर होते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं, ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन है इसका भी, ठीक है। ये 3 2 1 हमने यहाँ पे डाल दिए। अब जो इसके आगे नंबर्स हैं वो कैसे डले? तो 30s में हमारे पास जितने भी डिजिट हैं, जैसे इस 3 के बाद है 2 तो मैंने 2 डाल दिया, इस 3 के बाद है 3 सो आई पुट 3, इसके बाद फिर से 3 है तो फिर से एक और 3 आया, फिर 37 है तो 30 का 3 इधर है और 37 का 7 इधर है। आफ्टर दैट जो है 20s वाले नंबर शुरू हो जाते हैं, तो हम नेक्स्ट वाली लाइन में भरने आ जाएंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू इज कि जैसे ये 32 है तो इसका 3 मैंने यहाँ लिख दिया ताकि मुझे बार बार 32 33 33 ऐसे करके ना लिखना पड़े, एंड सिंपल एक बार ही 3 लिख दिया और उसके बाद जो उसके 1 डिजिट वाले नंबर थे वो उसके आगे लिख दिए। सो दिस विल बी 32 देन 33 फिर 33 फिर 37, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले को समझने में भी और समझाने में भी, राइट। इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू एवरीवन, बट आई होप आपको ये समझ आ रही है, ठीक है। 20 का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जितने भी 20s में नंबर थे उन सब का 2 मैंने उठा के ऑलरेडी लेफ्ट साइड में रख दिया है, ठीक है। और मैंने क्या किया है कि ये जो नंबर्स हैं जैसे कि 0, इसके आगे के जो 1 डिजिट हैं, 0 है 1 है 1 है 2 है, ठीक है। तो 0 कितनी बार है? 2 बार है, तो मैंने 20 के आगे इस 2 के आगे 2 बार 0 लिख दिया ताकि ये 20 और एक और 20। 1 कितनी बार आया हुआ है? 3 बार, 21 21 21, तो यहाँ पे मैंने 3 बार 1 लिख दिया, 3 बार 2 लिख दिया। सिमिलरली फॉर 1 और 6 और 9 के पीछे कोई भी 10s का डिजिट नहीं है, इसीलिए लगाया गया है 0, तो 0 6 एंड 0 9 विच विल इवेंचुअली मीन 6 एंड 9। तो इस डेटा का इस तरीके से स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है 3 2 1 0, इसको हम बोलते हैं स्टेम। स्टेम क्यों बोल रहे हैं? अच्छा चलो ये चीज़ मैं बताऊंगी। और ये जो राइट वाला पार्ट है जहाँ पे इतने सारे नंबर्स हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं लीफ। तो जैसे आपने अपने प्लांट्स पे नोटिस किया होगा कि स्टेम तो यूजुअली एक ही होती है और उस एक स्टेम से काफ़ी सारी लीव्स निकल के आ जाती है, राइट। एक ही स्टेम से काफ़ी सारी डिफरेंट लीव्स निकल के आ जाती है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर कि स्टेम सिर्फ एक थी जैसे कि 3, पर इस स्टेम से डिफरेंट लीव्स निकल के आई जैसे कि 2 3 3 7, एंड टुगेदर दे विल बी कॉल्ड एज स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। तो ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है वो पोर्शन होता है स्टेम का, और जो राइट वाला पोर्शन होता है वो पोर्शन होता है लीफ का, ठीक है। और ये जो लीफ वाला पोर्शन है इसकी कैसी शेप बन रही है उससे डेटा को एनालाइज किया जाता है। वो चीज़ थोड़ी हायर एजुकेशन से लिमिटेड है, तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, पर अभी के लिए दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ एन इंट्रोडक्शन फॉर यू कि स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले क्या होता है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिस्टोग्राम्स। Histograms is a second way with the help of which you can graph the quantitative variables. Quantitative याद होगा आपको, फटाफट अपने मन में ध्यान में कर लो quantitative variables क्या है, ठीक है। ऐसे बीच बीच में हम रिवाइज करते रहते हैं ना, तो मेमोरी भी थोड़ी बूस्ट अप रहती है और चीज़ें याद रहती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती रहती है, राइट। या साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, मेमोरी का तो हमें पता होना चाहिए, है ना। चलो हिस्टोग्राम्स है। हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं? दे आर अगेन अ ग्राफिकल मेथड फॉर displaying the shape of a distribution.
ये यूज़फुल होते हैं लार्ज नंबर ऑफ डेटा के लिए, ठीक है। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले तो छोटे नंबर ऑफ डेटा के लिए यूज़फुल था, बट हिस्टोग्राम्स आर यूज़फुल फॉर लार्ज नंबर ऑफ डेटा। अब यहाँ पे हिस्टोग्राम्स में जो बार्स होते हैं वो आपस में टच करते हैं, जैसे कि ये पॉइंट मैंने बार ग्राफ्स जब हम पढ़ रहे थे, बार ग्राफ्स विच आर यूज्ड टू ग्राफ द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, उसके जो ग्राफ्स थे वो आपस में टच नहीं कर रहे थे, उनके बीच में कुछ अमाउंट ऑफ डिस्टेंस था। बट हिस्टोग्राम्स में जो बार्स होते हैं वो आपस में टच करते हैं, कोई डिस्टेंस नहीं होता, राइट। अब हिस्टोग्राम्स को एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका डिफरेंट है। अब इस एग्जाम्पल को फोकस करो, ठीक है। तो एक क्लास में साइकोलॉजी का कोई टेस्ट लिया गया, ठीक है। 642 स्टूडेंट्स थे उस क्लास के अंदर, और 642 स्टूडेंट्स का जो स्कोर है एक साइकोलॉजी टेस्ट के ऊपर, वो स्कोर के ग्रेड्स हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। और टेस्ट में 197 आइटम्स यानी कि 197 क्वेश्चंस थे उस टेस्ट में। या तो वो क्वेश्चन करेक्ट होता या वो क्वेश्चन इनकरेक्ट होता, ओनली दीज आर द टू ऑप्शंस। जैसे एमसीक्यू होता है, या तो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। और जो स्टूडेंट्स थे, 642 स्टूडेंट्स थे, उनका जो साइकोलॉजी टेस्ट का स्कोर था उसका रेंज था कि कुछ लोगों को तो 46 मार्क्स भी आए थे और कुछ लोगों को एज हाई एज 167 भी आए। दिस वॉज द रेंज। सो लेट अस नाउ सी तो फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ हिस्टोग्राम। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इतना लार्ज डेटा है। 642 स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर हमारे पास है इन द रेंज ऑफ 46 to 167। देयरफॉर वी विल नीड टू क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। अब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हम लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इंटरवल्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा रेंज क्या था, 46 to 167। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 46 to 167. This was the range of scores that was obtained by the psychology students. तो इसी रेंज को हमें डिवाइड करना है छोटे छोटे नंबर्स में, और उन नंबर्स के बीच में कुछ इंटरवल भी देना है, कुछ गैप भी देना है, ठीक है। तो डायरेक्टली 46 से शुरू करने की बजाय मैंने एक छोटे नंबर से स्टार्ट कर दिया, जिसको मैंने कर दिया 39.5 to 49.5, क्योंकि इस इंटरवल में 46 का जो स्कोर है वो भी कवर हो जाता है। और इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है ना, 39.5 to 49.5। तो ये मेरा पहला इंटरवल हो गया कि भाई 39.5 to 49.5 फर्स्ट इंटरवल है। इन दोनों, ये जो दोनों स्कोर्स हैं 39.5 और 49.5, इसके बीच में जितने भी बच्चों का स्कोर आया है वो मैं उसके आगे लिख दूंगी। तो 39.5 to 49.5 में 3 ऐसे बच्चे थे जिनका स्कोर इसी मार्क्स के रेंज में लाई करता था, तो मैंने उसके आगे 3 लिख दिया, ठीक है। दैट बिकम्स योर क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, द नंबर ऑफ स्कोर्स फॉलिंग इनटू ईच इंटरवल इज कैलकुलेटेड टू ऑब्टेन योर क्लास फ्रीक्वेंसीज। की ये जो मेरा पहला इंटरवल था 39.5 to 49.5, उसमें 3 लोगों के स्कोर्स थे जो कवर हो रहे थे। हो सकता है किसी का स्कोर 46 हो, किसी का 49.5 ही हो, किसी का 48 हो, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया क्योंकि 3 बच्चों के स्कोर्स इसी इंटरवल में कवर हो रहे थे। और ये जो इंटरवल है, इसका जो छोटे वाला नंबर है 39.5, दैट इज नोन एज द लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल, कि भाई ये लोएस्ट लिमिट है, इससे नीचे का स्कोर ये कैलकुलेट नहीं कर सकता। और 49.5 जो है वो अपर लिमिट है, दैट मीन्स ये हाईएस्ट लिमिट है। इससे आगे अगर कोई स्कोर किया है किसी बच्चे ने तो उसको दूसरे इंटरवल में जाना पड़ेगा, इस इंटरवल में वो बच्चा नहीं आ सकता, राइट। तो ऐसे करके आई विल क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी टेबल, जैसा कि आप देख ही सकते हो 39.5 to 49.5, फिर 49.5 to 59.5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ करते करते 159.5 to 169.5। तो हर एक इंटरवल में इफ़ यू नोटिस द गैप इज सेम, गैप कितना है, 10-10 का ही गैप है। और ये इंटरवल्स ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि ये जो स्कोर रेंज था 46 और 167, ये दोनों ही कवर हो। फर्स्ट इंटरवल में 46 का जो स्कोर है वो कवर हो रहा है, जो लोएस्ट स्कोर है, और लास्ट इंटरवल में 167 का स्कोर भी कवर हो रहा है, जो कि हमारा हाईएस्ट स्कोर है। और सिमिलरली मैंने क्लास फ्रीक्वेंसीज भी डाल दी है, राइट। सबसे हाईएस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, 147, मतलब 147 बच्चों के स्कोर्स ऐसे थे जो इस इंटरवल के बीच में आते हैं।
मतलब 147 बच्चों ने इतना स्कोर किया है जो 79.5 टू 89.5 के बीच में आता है। तो आई होप ये फ्रीक्वेंसी टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बड़ा मुश्किल है क्रिएट करना, बट व्हेन यू विल इवेंचुअली क्रिएट, बैठोगे प्रॉब्लम्स करने ऐसी, तो अपने आप ये क्रिएट करना भी आ जाता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो चुका है। सेकंड स्टेप में हम हिस्टोग्राम क्रिएट करेंगे। तो हिस्टोग्राम में जो हमारी क्लास फ्रीक्वेंसीज थी, ये क्लास फ्रीक्वेंसीज थी ना, 3, 10, 53, 107, इन क्लास फ्रीक्वेंसीज को हम बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ ईच बार इज एक्चुअली इक्वल टू उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी थी। तो यहाँ पे मैंने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया है। वाई एक्सिस पे मैंने फ्रीक्वेंसी डाल दी है, ठीक है, क्लास फ्रीक्वेंसी, और जो हमारी एक्स एक्सिस है उस पे जो क्लास इंटरवल्स थे 39.5 टू 49.5, फिर 59, 69, 79.5 एंड सो ऑन 169.5 तक के क्लास इंटरवल्स भी डाल दिए। और अब जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पिछले डेटा से 39.5 टू 49.5 की क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 3। तो यहाँ पे जो बार ग्राफ मैं डालूंगी वो बहुत छोटा सा होगा, दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू 3। और सबसे हाईएस्ट हमारी थी 147, दैट वाज बिटवीन 79.5 एंड 89.5, यानी कि ये वाला 79.5 और 89.5, और ये सबसे हाईएस्ट बार हो जाता है हमारा, बिकॉज इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट थी। एंड इफ़ यू विल नोटिस बार ग्राफ में ये जो बार्स थे वो बहुत डिफरेंट जगह पे थे, डिस्टेंस था इन सब के बीच में, बट हिस्टोग्राम में जो बार्स हैं वो आपस में टच करते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस नहीं होता। सो दिस इज अबाउट योर हिस्टोग्राम्स, और कैसे हम इस इतने बड़े डेटा को एक फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो सिंप्लीफाई होए, और फिर एक हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो और सिंप्लीफाइड हो जाए, राइट। नाउ द नेक्स्ट thing that is used to graph the quantitative variables is frequency polygons. frequency polygons काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं हिस्टोग्राम से, बट एक डिफरेंस होता है, वो अभी पता लग जाएगा, ठीक है। इट इज़ अगैन अ ग्राफिकल डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी है वो जानने के लिए। इट इज़ यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द सेट्स ऑफ डेटा। वही सेम बात है जैसे कि 1998 का डेटा है अगर एप्पल के पास, और 2000 का डेटा है एप्पल के पास, और उन दोनों डेटाज को एप्पल को कंपेयर करना है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स वुड बी अ गुड चॉइस। बट यहाँ पे बात क्या आ जाती है कि हम ग्राफ कर रहे हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को, दैट वाज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल, तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, राइट। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स यूजफुल होते हैं सेट्स ऑफ डेटा को कंपेयर करने के लिए। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो सेम है जो हमने हिस्टोग्राम में जस्ट अभी पढ़ा है, ठीक है। जस्ट अभी पढ़ा था कि हमारे पास साइकोलॉजी स्टूडेंट्स थे 642 या 645, है ना, उन्होंने एक टेस्ट लिया था, उनका स्कोर का कुछ रेंज था, टेस्ट में 198 कुछ आइटम्स थे और उसमें करेक्ट था या इनकरेक्ट था। वही सेम एग्जाम्पल है, वही सेम स्टेप होगा कि आप डेटा को पहले ऑर्गेनाइज करोगे यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट मैंने ऑर्गेनाइज कर दी है ऐसे करके, इंटरवल 10 का ही रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने काउंट भी रखी है, देखो 29.5 टू 39.5 के बीच में कोई बच्चा नहीं था जिसका स्कोर आया, तो इसलिए काउंट हो गई 0। बट 39.5 49.5 के बीच में 3 बच्चे थे, वही सेम डेटा है, ठीक है। यहाँ पे वही दिस काउंट इज सेम एज क्लास फ्रीक्वेंसीज दैट वी स्टडीड इन हिस्टोग्राम, ठीक है। क्यूमुलेटिव काउंट क्या होता है, ये एक नई चीज़ है जो स्पेसिफिक है टू दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो आपको जान लेनी चाहिए। क्यूमुलेटिव काउंट इज जैसे 0 है, यहाँ पे 0 था तो चलो सीधा का सीधा 0 आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो 0 है इसमें आप नेक्स्ट इंटरवल की क्लास फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दोगे 3 को, तो 0 प्लस 3 विल गिव यू 3। नाउ दिस 3 will be added to the next class intervals frequency, that is 10. So 10 plus 3 is 13. This 13 will be added to the next class intervals frequency, that is 53. तो 53 plus 13 will give you 66. तो ऐसे ही आप करते जाओगे, 66 plus 107 will give you 173. 173 plus 147 will give you 320. ऐसे ऐसे करते करते आप अपना क्यूमुलेटिव काउंट किसी भी डेटा का निकाल सकते हो। तो स्टेप 1 हमने डेटा ऑर्गेनाइज कर दिया। स्टेप 2 वुड बी क्रिएटिंग द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।
तो मेजर डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड हिस्टोग्राम्स क्या है कि हिस्टोग्राम्स में हम बार्स बना रहे थे डेटा का, याद है, ऐसे करके बार्स थे डेटा के, सो वी वर क्रिएटिंग बार्स ऑफ डेटा, बट इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम बार क्रिएट करने की जगह बस छोटे छोटे पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है, सेम है सारी चीज़ें। यहाँ पे आपकी क्लास फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट की गई है, यहाँ पे आपके टेस्ट स्कोर्स को रिप्रेजेंट किया गया है, जो आपके इंटरवल्स हमने क्रिएट किए थे, और हमने यहाँ पे इसी डेटा को यूज़ करते हैं, जैसे 147 हाईएस्ट डेटा को लेते हैं 79.5 to 89.5, इसके बीच में जो हमारे पास डेटा आना चाहिए वो सबसे हाईएस्ट है 140 कुछ, ठीक है, 145। तो ये हमने यहाँ पे एक डॉट प्लॉट कर दिया, तो हम डॉट्स को प्लॉट करते जाएंगे एंड आफ्टर प्लॉटिंग दीज डॉट्स इनको हम लाइंस के थ्रू जो है जोड़ देंगे। वी विल जॉइन दीज डॉट्स विद द हेल्प ऑफ लाइंस। इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, राइट। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई है आई होप। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स है, हमारे हिस्टोग्राम्स हैं, और हमने पढ़ा है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले इन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो ऐसे आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को भी आप डिस्प्ले और ग्राफ कर सकते हो, राइट। ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, सॉरी ये चीज़ रह गई थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है। तो इस डेटा को अगर मुझे पॉलीगन के शेप में देना हो तो उस डेटा के हिसाब से मैं जोड़ दूंगी कि भाई 35 वाला जो था उस पर तो 0 था, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो 3 थी उसमें 0 को ऐड किया तो 3 आया मेरे पास, एंड सिमिलरली मैंने इनको ऐड कर दिया। तो ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विच इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है डेटा की, चाहे वो क्वांटिटेटिव डेटा हो या फिर क्वालिटेटिव डेटा हो, उस डिस्ट्रीब्यूशन की शेप आइदर दैट शेप कैन बी सिमेट्रिकल और इट कैन बी एसिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल भी हो सकती है शेप, और शेप जो है एसिमेट्रिकल भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच कैन बी कट डाउन द सेंटर टू फॉर्म 2 मिरर इमेजेस। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ एक डिफरेंट सा, कि मैंने यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो मैंने बना दिया, ठीक है, इट इज सॉर्ट ऑफ अ पहाड़ दैट इज लुकिंग लाइक अ माउंटेन, राइट। सो आई हैव फॉर्म्ड दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है कि अगर सेंटर से मैं इसको कट कर दूं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लेके, तो ये जो लेफ्ट साइड वाली इमेज है और राइट साइड वाली इमेज है वो बहुत सेम है ना, और इसीलिए हम इन इमेजेस को बोलते हैं मिरर इमेजेस। जैसे जब मैं, अगर आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आप ऑफ कोर्स अपने आप को ही देखते हो, द सेम पर्सन यू सी, सो दैट इज व्हाट मिरर इमेज मीन्स कि लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ दिस पार्ट इज सेम। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है जब आपके पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर उसको सेंटर से आप कट करो तो लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। अब यहाँ पे एक और ग्राफ आप देख रहे हो, ब्लू कलर का बना हुआ बड़ा ही अट्रैक्टिव सा ग्राफ है ना, डार्क कलर है एकदम। तो इसको भी अगर मैं इसी वे में अज्यूम करूँ तो ये भी ऐसे मैं बना सकती हूँ, और इसको अगर मैं सेंटर से कट कर दूँ तो लेफ्ट और राइट साइड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। राइट साइड थोड़ा सा बड़ा है लेफ्ट साइड से, बट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, राइट। एंड इन रियल वर्ल्ड नो डिस्ट्रीब्यूशन इज 100% आइडेंटिकल, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, 0.2%, 0.002% का चेंज ज़रूर रहेगा, राइट। तो ये आपका एग्जाम्पल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था इस चीज़ को, और आगे आने वाली वीडियो में भी कवर करेंगे, पूरा वीडियो भी इसके ऊपर बना हुआ है जिसमें हम इसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में एक सिंगल पीक होती है, इस चीज़ को हम बोलते हैं पीक, जो हाईएस्ट लेवल है, ठीक है, पीक। एक सिंगल पीक होती है, 2 टेल्स होती हैं जो एक्सटेंड आउट होते हैं इक्वली, एक टेल लेफ्ट साइड एक्सटेंड हो रही है और एक टेल राइट साइड एक्सटेंड हो रही है, और ये बेल शेप्ड कर्व है। ऐसी एक बेल होती है ना, अगर आपने देखी होगी बेल, तो दिस इज अ बेल शेप्ड कर्व। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो एग्जाम्पल है एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम बात करते हैं अच्छा, एक और डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि 2 पीक्स होती हैं, जैसे पिछले वाले डेटा में तो सिर्फ एक ही पीक थी, यहाँ पे अगर मैं फिर से वही सेम ड्रॉ करूँ तो दिस इज योर पीक 1, और फिर एक और डेटा शुरू हो जाता है जिसकी है पीक 2,
ठीक है, तो दिस इज बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन इज द नेम गिवन फॉर टू पीक्स दैट लाई रफली सिमेट्रिकल ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर। ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है, थोड़ा बहुत गैप है बट ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है और इसीलिए ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाते हैं, राइट। नाउ वील टॉक अबाउट द स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस या फिर जिनको हम एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वन ऑफ द टू टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आर द टू टेल्स, यहाँ पे हमने बात की थी, एक टेल जो लेफ्ट साइड एक्सटेंड होती है, एक टेल जो राइट साइड एक्सटेंड होती है। सो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि वन ऑफ द टू टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिसप्रपोर्शनेटली लॉन्गर दैन द अदर, कि एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एक टेल दूसरी टेल से कुछ ज़्यादा ही लंबी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे एक चीज़ बनाऊँ तो ये डिस्ट्रीब्यूशन तो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया क्योंकि जो दोनों टेल्स हैं वो इक्वल हैं। बट अगर मैं कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाली टेल है वो राइट साइड वाली टेल से तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, सॉरी लेफ्ट साइड वाली जो टेल है वो राइट साइड वाली टेल से बहुत ही ज़्यादा लंबी है ना, और राइट साइड वाली टेल छोटी है। सो इसमें क्या हो गया, एक डिसप्रपोर्शन हो गया, कुछ डिसप्रपोर्शनेट दिख रही है ये चीज़, सिमेट्रिकल नहीं है ये। सो दिस इज नोन एज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्क्यू जो है वो दो तरीकों का हो सकता है, या तो पॉजिटिव स्क्यू हो सकता है, जैसे कि ये पॉजिटिव स्क्यू को हम राइट स्क्यू भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो राइट साइड वाली टेल है वो देखो यहाँ पे ऐसे लंबी हो रही है और लेफ्ट साइड वाली रिलेटिवली स्मॉल है। तो ये सारा का सारा डेटा इस तरफ ज़्यादा है और यहाँ पे डेटा कम होता जा रहा है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव स्क्यू। एक टेल डिस्प्रपोर्शनेटली लॉन्गर है दूसरी टेल के मुकाबले। इसको मैं सिमेट्रिकल नहीं बोल सकती बिकॉज सेंटर से अगर मैं डिवाइड करूँगी तो राइट साइड वाला जो एरिया है वो ज़्यादा होगा लेफ्ट साइड वाले एरिया से, है ना। सो दिस इज़ नोन एज अ पॉजिटिव स्क्यू, जिसको हम राइट स्क्यू भी बोलते हैं। और फिर एक स्क्यू आता है दैट इज नोन एज नेगेटिव स्क्यू, जिसको हम लेफ्ट स्क्यू भी बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड डेटा बिल्कुल ही नहीं है, राइट साइड में ही सारा का सारा डेटा एक्यूमुलेट हो रखा है। सो दिस इज अबाउट द शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है जिसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का या बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। स्क्यू दो तरीकों का हो सकता है, पॉजिटिव स्क्यू या फिर नेगेटिव स्क्यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, और जो सरप्राइज अनाउंसमेंट थी वो तो अब आपने पढ़ ही ली होगी कि इस चैप्टर के हैंड रिटन और डिटेल्ड नोट्स का एक PDF का लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उसमें आप जा सकते हैं, यू कैन डाउनलोड दैट इन योर कंप्यूटर और उसको भी एक बार फिर से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। कुछ भी डाउट होता है मेक श्योर यू कमेंट डाउन बिलो और यू कैन रीच आउट वाया ईमेल, ठीक है। हमारी जो वेबसाइट है www.mindreview.in, आई कीप ऑन पोस्टिंग अ लॉट ऑफ एजुकेशनल ब्लॉग्स ऑल्सो ओवर देयर, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं उन ब्लॉग्स को। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हैंडल है @mindreview1। वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ का एक थोड़ा छोटा बहुत डिस्कशन होता है, कुछ लाइव इंस्टाग्राम्स भी होते रहते हैं, राइट। और अभी एक नया वेंचर शुरू किया है, वो वेंचर है इंस्टाग्राम का एक पेज जो कि है mind_review_psychology, ठीक है, mind_review_psychology। वहाँ पे सारी जो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें हैं, मीम्स हैं, रील्स हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, या फिर वेबिनार्स हैं साइकोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड से, उन सारी चीज़ों की बातें उस पर्टिकुलर पेज पे, उस पर्टिकुलर हैंडल पे होती हैं। तो आई फील कि आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा इफ़ यू आर अ साइकोलॉजी एंथुजियास्ट। तो वो एक ऐसा पेज है mind_review_psychology जो कि टोटली फोकस्ड है ऑन साइकोलॉजीज। वहाँ पे सब कुछ साइकोलॉजी के बारे में ही है, चाहे वो मीम हो या एजुकेशनल वेबिनार्स हो, एंड एवरीथिंग इज़ फॉर फ्री। सो मेक श्योर आप वहाँ पे जाके भी एक फॉलो का बटन दबा दें ताकि उससे रिलेटेड अपडेट्स आपके इंस्टाग्राम पे आते रहें। एंड इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, काफ़ी सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट कर दिए जाएंगे। एंड मेक श्योर जाने से पहले इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। We are about to hit 5K and I'm really nostalgic about it कि कहाँ एक जर्नी शुरू की थी 1 सब्सक्राइबर से, and now we are a family, इतनी strong family हो चुकी है 5
के की फैमिली भी होने वाली है, जिसमें हम इतनी सारी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। मुझे आप लोगों से इतना कुछ सीखने को मिलता है, आप लोगों को भी आई होप ये वीडियोस यूज़फुल लगती है तो मेक श्योर यू गिव इट अ लाइक बटन, कुछ कमेंट करके बताइए। इट रियली मोटिवेट्स मी कि मैं और वीडियोज़ क्रिएट करती जाऊँ, डालती जाऊँ, और इस एजुकेशन का जो सिलसिला है हम उसे आगे लेके चलते जाएं। सो चलिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है एंड इट्स जस्ट मी हु इज़ स्पीकिंग। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी विद अनदर वीडियो रिलेटेड टू एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक, जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड और डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की भी थोड़ी एक्स्ट्रा बात करेंगे, सैम्पलिंग की भी बात करेंगे। तो we'll meet in the next video. Till then, have a good day, take care and study well.